तो जीएस में एंशिएंट इंडिया की ये क्लास 7 है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो जो ऑप्शंस हमें दिए हैं इनमें सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य वंश। ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियादशी भी था? देवनाम पियादशी का मतलब है देवताओं का प्रिय, और ये नाम दिया गया था मौर्य शासक अशोक महान सम्राट को। ठीक है, महान सम्राट अशोक को क्या नाम दिया गया था? देवनाम पियादशी, जिसका अर्थ क्या है? देवताओं का प्रिय। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसको जरा हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पहली जो सभा थी, यानी प्रथम बौद्ध समिति थी, फर्स्ट, वो बुलाई गई थी राजगृह में। और पीछे एक क्वेश्चन में हम इसे शायद कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और ये बुलाई गई थी 483 बीसी में। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और किस राजा के शासनकाल में किया गया था? तो ये समिति की गई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध समिति जो है ये हुई थी वैशाली में। ठीक, समय था 383 बीसी। सभा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। सभा कामी ने अध्यक्षता की थी कालाशोक के शासनकाल में। जो थर्ड बौद्ध समिति थी ये हमने देख लिया, ये कहाँ? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। 255 बीसी में इसका आयोजन किया गया। और मोगलीपुत्र ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सम्राट अशोक के शासनकाल में। और जो चौथी यानी कि फोर्थ बौद्ध समिति थी, इसका आयोजन किया गया था कुंडलवन में। ठीक, प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया, ईस्वी की, है ना। ये सब ईसा पूर्व के थे। इसके प्रथम शताब्दी में ईस्वी में इसका आयोजन किया गया कुंडलवन में चौथी बौद्ध समिति का। वसुमित्र अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, सो फिलहाल इसका आंसर क्या है कि तृतीय बौद्ध परिषद या समिति कहाँ बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है पहला, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, अशोक के शासनकाल में मौर्य राजतंत्र कैसा था? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो यह आया कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा का मार्ग पूरी तरह से उन्होंने फिर उसके बाद अपना लिया। युद्ध वगैरह उन्होंने सब छोड़ दिया और पूरी तरह से
अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े। ये हुआ कलिंग युद्ध के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो ये है जी हिरण। उसमें 4 जानवर उत्कीर्ण किए गए हैं, सांड, हाथी, घोड़ा और शेर, लेकिन हिरण उसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। जब सिकंदर महान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो उसके पूर्वी इलाकों का शासक था या उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर, उसने सिंधु नदी को पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में वो हार गया और इसके बाद उन दोनों के बीच में एक संधि हुई। और संधि के बाद सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपने एक राजदूत को यानी मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और वो पाटलिपुत्र में बहुत दिनों तक रहा। ये मेगस्थनीज वही है जिसने इंडिका नामक किताब भारत के ऊपर लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। कौटिल्य, चाणक्य, देवव्रत, ये उन्हीं के ही नाम है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में टोटल, इसे भी देख लेते हैं, अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण हैं। हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण हैं, 180 इसमें प्रकरण हैं, जिसमें श्लोकों की संख्या है वो लगभग 6000 है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था, ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? इसका उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का, हर्यक वंश। ओके, आगे देखते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है मगधी एकरूपता का, मगधी प्राकृत का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेगस्थनीज ही वो पहला यात्री था जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो संरक्षण किसके शासनकाल में था? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अशोक के शासनकाल में ये तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और संरक्षण कौन था? संरक्षक था सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, अशोक है इसका उत्तर। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका उत्तर है करुआकी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका उत्तर है तक्षशिला। तक्षशिला विद्या केंद्र, मतलब चाणक्य ने तक्षशिला से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो उनके बीच संधि हो गई और फिर यूनानी भारत से चले गए। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो इसका उत्तर है 261 बीसी में। ये वही युद्ध है जिसमें
जिसके बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा का पथ अपना लिया था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। शिलालेखों में किस राजा को देवनामपिया पियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक को। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था यूनानियों ने। ठीक है, पर्दे का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? इसका उत्तर है रुद्रदामन से। ठीक है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? वे पार्थियन शासनकाल के दौरान भारत आए थे। ओके, आगे। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? लेड, लीड या सीसा। ठीक है, सीसा पीबी। तो वे अपने सिक्के लेड से बनाते थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं के उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? इसका उत्तर है सातवाहन। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? डेरियस प्रथम ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? तो ये इंडो ग्रीक ने यानी भारतीय यूनानियों ने सबसे पहले सोने के मुद्राएं चलाई थी। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है गांधार। ठीक है, गांधार शैली कहा गया है। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जो भारतीय और यूनानी कला है यही यूनानी रोमन कला भी कही जाती है। तो इसका उत्तर भी क्या है? गांधार है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो ये आरंभ कराया था कनिष्क ने, सम्राट कनिष्क ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो ये भी कनिष्क ने ही प्रारंभ किया था सन 78 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क ने सन 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया था। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन है? सेम वही है, कनिष्क। तो ये शक संवत या सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कला के क्षेत्र में हुआ। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के दरबार में। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो ये हमने पहले देख लिया था, ये शुरू किया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ठीक है, चौथा पार्ट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।